आशीष भाई, मेरा सवाल है आपसे कि आप सारा YouTube अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? अगर इस वीडियो पे अगर 1 मिलियन व्यूज 1 महीने के अंदर हो जाते हैं तो 10,000 की गड्डी किसी एक बंदे को मैं आराम से दिल खोल के बांट दूंगा। शायर बनने की उम्र नहीं है मेरी, कुछ हादसों ने मुझे शायर बना डाला। शराब पी लेता हूँ कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अब नॉर्मल हूँ। लव का कोई रिज्यूम होता तो उसमें एक्स का एक कॉलम होता। और सबसे बड़ी बात यह आशीष भाई, किसी की अप्रोच के बगैर आपके पास पहुंचे। किसी लेखकी उसकी मर्जी के बगैर एक शब्द भी आपने पढ़ लिया तो फिर लिखना बेकार है। तो आपने अभी तक किस किस के पॉडकास्ट लिए? अब हमारे एक मित्र हैं, मनीष जैन जी हैं, अरमान मलिक भाई हैं, और जिस दिन भी अब की बार जब मैं जाऊंगा तो सलमान खान के लेफ्ट साइड में मैं खड़ा हूँ। हमारा मिर्जुल भाई भी कैसा लगा आपको? ठीक हो ब्रांड, जैसे एलविश भाई का है सिस्टम, राम राम भाई शारन है, अंकित भैया परिया, अंकित भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो कैसे हो मेरे भाई लोग? तो भाई लोग, आप लोगों ने इतने टाइम से मेरे इतने सारे पॉडकास्ट देखे, तो आज का मैं थोड़ा सा और डिफरेंट करने जा रहा हूं, क्योंकि आज जो मेरे साथ गेस्ट है उनकी तारीफ में मैं क्या ही शब्द बोलूं, क्योंकि वो शायरियाँ इतनी प्यारी करते हैं। मुझे शायरी नहीं आती, सॉरी। मैं उन्हीं के मुंह से एक शायरी स्टार्टिंग ही कराना चाहता हूँ। तो कैसे हो बलराज भाई? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई। एक स्टार्टिंग की एक शायरी दे दो यार बस। आशीष भाई के शायरी, मुझे तो लगा कुछ आप नया करवाएंगे, सब लोग बोर तो नहीं हो गए मेरी शायरी सुन सुन? अरे नहीं, शायरी ऐसी चीज है जिससे आदमी कभी बोर नहीं होता। आशीष भाई, आप मेरे हो, मेरे रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफरत, डाले जो नजर किसी ने दुनिया में आग लगा दूंगा। अरे वाह भाई वाह। तो भाइयों, मेरे पे कोई नजर मत डालना प्लीज, और ना ही मैं कोई लड़की हूँ, मेरे पे कोई नजर डालेगा भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो एवरीवन, तो मैं हूँ आपका अपना बलराज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं शायरी करता हूँ और शायरी के माध्यम से आप लोगों के दिलों पर राज करता हूँ। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में है आशीष जी। आशीष जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ भाई। ये उल्टा इंट्रो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चलने दो। आज इंटरव्यू हम लेंगे आपका, आप दुनिया का ले रहे हो। अच्छा, आज लेंगे हम। चलो ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। तो आशीष भाई, मेरा सवाल है आपसे कि आप सारा YouTube अपने पास क्यों रखना चाहते हैं? किसी के लिए क्यों नहीं छोड़ना चाहते कुछ? उसके लिए एक छोटा सा जवाब है, ये दुनिया मेरी ही है, ये भगवान मेरे ही है, ये सारे के सारे जितने लोग हैं वो सब मेरे ही हैं। तो ये YouTube कैसे दूसरों के लिए छोड़ दूं? आपने 1 लाख रुपए गिव अवे नहीं किया, कर दिया? वो भाई, वो लोगों ने कमिटमेंट्स पूरी नहीं करी तो गिव अवे कैसे? देखो, कुछ चीजें फ्री में कुछ नहीं मिलता जिंदगी भर, हमेशा याद रखना। बिल्कुल, ये तो है। मैंने कुछ शर्तें रखी थी, अगर वो लोग वो शर्तें पूरी कर देते, मैं 1 लाख गिव अवे में बांट देता। भाई मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं तो कह रहा हूँ अब भी इस वीडियो में गिव अवे रख सकता हूँ। मैं स्टार्टिंग में बोल रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे अगर 1 मिलियन व्यूज 1 महीने के अंदर हो जाते हैं तो 10,000 की गड्डी किसी एक बंदे को मैं आराम से दिल खोल के बांट दूंगा। वो बंदे का कैसे पता चलेगा? आप चूज करना और बताओ। ठीक है जी, मैं 100% चूज कर लूंगा। और बिल्कुल, लेकिन 1 मिलियन लाइव जाके पैसे देंगे, लाइव जाके दूंगा, पेटीएम करूंगा पूरे 10,000 रुपीज। सोच लो भाई 1 मिलियन व्यूज 1 महीने के अंदर। बिल्कुल, चलो हो जाएंगे। तो गाइस ध्यान रखना, इस वीडियो शुरुआत में बता दी ये वाली बात। बिल्कुल, शुरुआत में ही है 1 मिलियन व्यूज, और बंदा मैं चूज करूंगा, और बंदा जो होगा वो जेन्युइन होगा, और ऐसा होगा कि गारंटेड आप भी कहोगे कि हाँ, किसी अच्छे इंसान को पैसा मिला तो है। कमेंट भी करते आना भाई, बंदा कमेंट से ही तो चूज करेंगे। और बिल्कुल, और आईडी भी लिखना अपनी उसमें, क्योंकि ताकि पहचान पाए। बिल्कुल। तो बलराज भाई, हम स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को। तो मैं जनता को ऐसे ही बताना चाहता हूँ, जनता बार बार जानती ही है मेरे पॉडकास्ट जनरली थोड़े से मोटिवेटिंग होते हैं, थोड़ी जो मेरी जनता इस वीडियोस को देख रही है वो कुछ सीख सके उसके लिए होते हैं। तो आप एक शायर हो, इंस्टाग्राम पे आपकी शायरियाँ इतनी वायरल है, 4-4, 5-5 मिलियन उन पे व्यूज आते हैं, आपके फॉलोअर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं, तो ये आपको इस लाइन में आने का मन कैसे किया, और कैसे एक आदमी शायर बन सकता है? आशीष भाई, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। फॉलोवर्स नहीं, फैमिली वाले हैं। अब मैं बताता हूँ कि जब हम कोई काम करते हैं, मेरा मानना ये है कि जब किसी भी चीज़ को आप दिल से करते हो, और दिल से की हुई चीज़ें आपको ज़रूर मिलती हैं। शायर बनने की उम्र नहीं है मेरी, कुछ हादसों ने मुझे शायर बना डाला। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, शायरी में एक ऐसा सुकून है ना कि अगर आप एक बार इसमें घुसे, आपने कहा ना लत है, जो मुझे लत है शायरी की, मेरे साथ शायरी चलती है, शायरी सोती है, शायरी उठती है, मैं शायरी में बात करता हूँ, शायरी में लड़ता हूँ इनफैक्ट। अच्छा, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि जब आपका अपने काम में मन लगने लगे तो आप सफल हो जाएंगे।
और शायर बनने की बहुत सारी वजहें रही हैं, जिसमें से एक वजह रही है कि जब अपनों ने दिल दुखाया तो बलराज शायर बन बैठा। बहुत बढ़िया। अपनों में अपनी थी या अपने वैसे वाले अपने थे? बहुत अच्छी बात पूछी है आपने। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये क्लियर कर देता हूँ कि दिल दुखाने वाली केवल अपनी नहीं होती, अपने भी होते हैं। केवल लड़के नहीं होती, दोस्त भी होता है, भाई भी होता है, माता पिता भी होते हैं। और दिल वही दुखाता है जिसे हम अपना मानते हैं, समझते हैं, जिसको हमने हक दिया है, अधिकार दिया है, वो हमारा दिल दुखा देता है। और जब अपने दिल दुखा बैठे, जब किसी को ये पता चल जाता है ना कि ये इंसान इस तरह से दुखी हो सकता है, तो वो उस वजह को ज़रूर पकड़ते हैं और दिल दुखाते हैं। तो क्यों ना अकेले रहा जाए, क्यों ना एक आसियाँ बनाया जाए, चलो एक रास्ते पे अकेले चल के एक घर बनाते हैं, अपने सब सपने संजोते हैं और दोस्तों को दोस्त बनाते हैं। वाह, बहुत जो बढ़िया। है वो हैं, जो नहीं है वो नहीं है। तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बार दिल टूटा तो अब दिल लगाने से डर लगता है? बिल्कुल लगता है। अब दिल लगता ही नहीं है, एक्चुअली में अब दिल नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे सच्चे लोग मिलते हैं। देखो, इंसान के जब तक इंसान जिंदा है, ये हो सकता है मेरी जो ये एक डेफिनेशन है गलत हो या सही मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा मानना ये है जो जिंदा है वो इंसानियत उसके अंदर बची है, तभी वो जिंदा है। जिस दिन इंसानियत मर जाती है वो इंसान मर जाता है। और अच्छाई की वजह से इंसान जिंदा रहता है। हर इंसान अच्छा है, क्योंकि इंसान को अच्छा और बुरा बनाता है केवल हालात। अगर मैंने पहले भी एक बार किसी इंसान से कही है कि जब एक पिता है, उसका बेटा भूखा है और उसके पास ऑप्शन है चोरी करने का, तो वो चोरी करेगा अपने बेटे के लिए। तो हालात ने उसे बुरा बनाया, लेकिन उसमें अच्छाई जिंदा थी। ऊपर वाला इस चीज़ को देखता है बस, और कोई देख नहीं सकता, ना समझ सकता है। सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर उस समय बीतती है कि वो क्या कर रहा है। तो सबसे पहली बार आपको किस दिन लगा था कि आप शायर बन सकते हो, या आपने पहली शायरी लिखी थी? वो उम्र कब की थी आपकी, किस एज में? मेरे लिखने का शौक, दरअसल मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं ये भी आपके ही प्लेटफॉर्म पे बता रहा हूँ। मैंने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है और हाई स्कूल पास आउट नहीं हूँ मैं। मेरे स्कूल का नाम था अमरनाथ धर्मपाल इंटर कॉलेज। हाई स्कूल मतलब 12th? 10th। 10th, ओके। 10th पास नहीं किया, क्योंकि पढ़ने में बहुत तेज था, ठीक था, बहुत अच्छा था कि मैं मैथ में बहुत तेज था मैं, क्योंकि मैथ में मैं हमेशा टॉप करता था, लेकिन किसी कारणवश पढ़ नहीं पाया। घर के हालातों को लेकर, चीज़ों को लेकर नहीं पढ़ पाया, तो मैं निकल गया। शायरी इंसान ना, देखो, वही लिख सकता है जो भरा हुआ हो। खाली गिलास से कभी पानी नहीं निकलता। बिल्कुल। जब भरा गिलास हो तो बूंद बूंद करके निकालोगे तो बहुत निकलेगा। समुंदर भरा है मेरे अंदर, कैसे बताऊं मैं चंद लफ्जों में अपनी कहानी। तो वो चीज़ें हैं। शायरी तो मैं हर रोज़ लिखता हूँ कुछ नया, ये सीखने के लिए कि कुछ तो नया होगा मेरी ज़िंदगी में। तो वो सारी चीज़ें हैं। मैंने बहुत सारी चीज़ें, जब मैंने पहली शायरी लिखी थी, मैंने उसमें बोला था कि तबाही की दहलीज पर आकर खड़े हैं, मत पूछो ये मंजर क्या है, बाहर से ज़रूर ठीक नज़र आते हैं, सच पूछो मेरे अंदर क्या है। निकलते नहीं बूंद भर आंसू भी, मेरी आंखों से ज़्यादा बंजर क्या है, और टूटे हुए सपनों का दर्द इतना गहरा है, मत नापो ये समुंदर क्या है। बहुत तो बेहतरीन। ये सारी चीज़ें हैं। बहुत दुख झेले हैं, और कोई नई बात नहीं है, हर किसी ने दुख झेले हैं। आज मैं आपके पॉडकास्ट में कोई दुख वाली बातें नहीं करना चाहता, बस बातें करो। मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने जैसे हाई स्कूल नहीं किया, उसके बाद भी आप इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर्स, और आपको देख के लग नहीं सकता कि आप हाई स्कूल, मुझे लगता है, मैं तो यही सोच के बैठा ग्रेजुएट हो गए, और अभी आप थिएटर भी कर रहे हो जैसे आपने बताया था जी। तो एजुकेशन कितनी मैटर करती है एक बच्चे की लाइफ में? हाँ, देखो, ये बहुत, देखो, ऐसा नहीं है, पढ़ाई कभी भी हो सकती है, लेकिन ज़िंदगी में अगर मैं कितने भी अच्छे मुकाम पे क्यों ना पहुंच जाऊं, और अभी मैं कितने भी अच्छे मुकाम पे हूं, लेकिन मैं वो चीज़ मिस करता हूं। एजुकेशन इतनी ज़रूरी है। पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी का वो हिस्सा है। हालात लोगों को स्किप करा देते हैं, वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर आपको मौका मिल रहा है पढ़ने का, एजुकेट होने का मौका मिल रहा है, तो उसे गवाओ मत। बहुत ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है
आप बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच जाओगे, आप मिस करोगे भाई साहब। इसलिए सबसे पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आपको मौका, आपको उस कैटेगरी में रखेगा कि आप पढ़ सकते हो तो ज़रूर पढ़ो। और मैं तो पढ़ ही रहा हूँ। अब शायद जो मैंने उस समय नहीं किया मैं अब कर रहा हूँ। शायद डिग्री नहीं मिलेगी लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ। मैंने लोगों को पढ़ा है। किसी ने सही कहा है ना कि स्कूल की करी हुई गलतियां तो रबड़ से मिटा के माफ हो सकती है, जिंदगी की गलतियों को कैसे माफ करोगे? बिल्कुल, ये ज़माना बड़ा टेक्नोलॉजी वाला है। पहले चेहरे के ऊपर चेहरा होता था, अब चेहरे के ऊपर चेहरों के चेहरे होते हैं। आजकल चंद बातों से आप इंसान को नहीं समझ सकते। हम कभी कभी किसी से मिलते हैं, एक इमेज बना लेते हैं उसकी, अपने नज़रों में एक अपने दिमाग में एक मेमोरी छाप लेते हैं कि ये इस टाइप का इंसान है। लेकिन जब हम उसके साथ समय बिताते हैं वो मेमोरी धीरे 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 चेंज होती चली जाती है। कारण दैट, क्योंकि हम बहुत जल्दी किसी को आज की डेट में जज नहीं कर सकते, ना समझ सकते। उसे समझने के लिए वक्त देना पड़ेगा, और वक्त जो देता है वो इंसान को समझता भी है और आगे बढ़ता है। तो ये चीज़ें रही हैं। आपने जैसे टेक्नोलॉजी की बात की, तो आप आजकल देखते होगे आजकल सोशल मीडिया वाला लव चलता है बहुत ज़्यादा। अरे पहले हमारे टाइम पे आशिकी होती थी कि लड़की घर के चक्कर लगाए जाते थे, अगर उसका कहीं से नंबर मिल जाए तो उससे घर में कोई भी फ़ोन उठा लेता था, आवाज़ बदल बदल के बातें की जाती थी, फ़ोन किए जाते थे जब तक लड़की उठाना ले, बार बार कॉल करते रहते थे, फ़ोन काट देते थे, कोई उठाता था। ये आजकल का इंस्टाग्राम वाला लव देखा है? कोई भी लड़की पसंद आई, जाके डीएम किया, 4 दिन में दोस्ती। इसके ऊपर क्या कहना चाहोगे? देखो, एक अजीब सी जल्दबाजी है लोगों के अंदर। यहाँ प्यार भी जल्दी करना है, रोमांस भी जल्दी करना है, ठीक है जी, और नाम भी जल्दी बताना है, काम भी जल्दी करना है, और फिर आगे बढ़ जाना है, डिप्रेशन में भी जल्दी चले जाना और निकल भी जाना है। तो ये जो सोशल मीडिया का जो प्यार है, जो डीएम वाला प्यार है, डायरेक्ट मैसेज वाला, ये दरअसल लोग समझ नहीं पा रहे, अट्रैक्शन है, ये प्यार नहीं है। प्यार तो वो है जब गोबर लेके सर पे जा रही है और तुम चोरी से देखते हुए जा रहे हो, और उसने देखा तो मुंह छुपा लिया एकदम, कि उसने देख तो नहीं लिया कि मैंने उसे देख लिया, जबकि दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। प्यार एक एहसास है। हमारे गांव का प्यार तो ऐसा होता था कि हालांकि वो प्यार भी एक अलग तरीके का होता था कि भाई देख लिया और किसी और ने देख लिया तो और बवाल हो गया। तो प्यार का मतलब है किसी को समझना, वक्त देना, जो लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। लोगों के पास अपना सही तरीके से नाम बताने का भी समय नहीं है। और शब्दों का एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है आशीष भाई। जो शब्द है, आप जिंदगी बोलोगे तो आपके चेहरे पे जिंदगी का भाव दिखाई देगा। आप जिंदगी बोलोगे तो जिंदगी का भाव दिखाई देगा। आप शरीफ बोलोगे तो शरीफ का, और आप शरीफ बोलोगे तो शरीफ का दिखाई देगा। लोग पता नहीं कौन सी जल्दबाजी में है, इसीलिए लोग उलझ गए हैं। भारत के अंदर तकरीबन 100% कह सकता था मैं, लेकिन मैं बोलूँगा 99% लोग जो शराब पीते हैं वो 2 पैग मारने के बाद में नॉर्मल होते हैं, क्योंकि भारत के जो लोग हैं मानसिक रूप से बीमार हैं। ये मैं एक आपको वो बात बता रहा हूँ, देखो, और ये मेरा ओपिनियन है, इसको कोई अदरवाइज ना ले, क्योंकि जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया, मैं शराब पी लेता हूँ कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं अब नॉर्मल हूँ। मेरा नज़रिया ही पूरा मेरे जैसे आदमी का चेंज हो जाता है। आज भी लोग ऐसे हैं जो लड़की मेट्रो जा रही है उसका पीछा करते हैं लड़के। आज भी ऐसे लोग हैं। मैं तो बहुत कई सालों बाद आज मेट्रो में बैठा हूँ, कई सालों मतलब सालों में बैठा हूँ मेट्रो में, क्योंकि अगर गाड़ी से आता या वैसा ड्राइव करके आता तो बहुत लंबा पड़ जाता, और शायद मेट्रो ज़्यादा इजी, दिल्ली के ट्रैफिक के लिए मेट्रो तो ज़्यादा बेटर है। क्या हुआ, आज भी ऐसे नज़रिए वाले लोग, ऐसी सोच वाले लोग रहते हैं दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ, जो लड़की एक जा रही है उसका पीछा कर लेते हैं आज भी। तो मानसिक रूप से रोगी हैं, जबकि कुछ होना नहीं है। वो लड़की मेट्रो में चढ़ जाएगी, वो अच्छे घर चली जाएगी, लेकिन उसको तो अनकंफर्टेबल फील कराया ना, उसको तो बुरा फील कराया ना। तो देखो, तो ये जो प्यार है, ये सब आज की डेट में मैं नहीं मानता कि प्यार है, अट्रैक्शन है लोगों की, और इसे लोग हार्मोन्स कहेंगे, या फिर जो ये वेब सीरीज वगैरह है इनका असर ज़्यादा चढ़ गया है लोगों के ऊपर। और इस प्यार को वो जल्द से जल्द, जैसे जिसकी सुविधा, ओयो, होटल्स, घर, रेस्टोरेंट, गाड़ी, जैसे जिसकी सुविधा है वहाँ ले जाना चाहते हैं, और 2 दिन 4 दिन के अंदर नहीं होता तो प्यार बदल भी जाता है। बिल्कुल। तो यही आज का प्यार है, और ये सच है। पहले मुझे याद है हमारे टाइम पे अगर किसी लड़की का एक से ज़्यादा बॉयफ्रेंड होता था तो उसे अलग शब्दों से बोल दिया जाता था। किसी का पता लग जाए कि इस लड़की का यार इसका तो भी 6 महीने पहले ये था, अब ये है, तो उस लड़की को अलग ही नज़रिए से देखा जाता था। हाँ, अलग नज़रिए से देखा। आजकल आपने देखा होगा
8 बॉयफ्रेंड, 7 लड़कियां बॉयफ्रेंड, 6 लड़कियां बॉयफ्रेंड। आजकल ये रिज्यूमे में अगर लव का कोई रिज्यूम होता तो उसमें एक्स का एक कॉलम होता, हाँ। और खुलेआम बताते भी हैं, सीना ठोक के, मेरे 4 रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, सुनो, मेरे 4 रहे हैं। उसके वाले के साथ मेरा, उस वाले के साथ मेरा 2 साल चला, इसके वाले मेरे साथ ये चला, मेरे साथ ये चला, और फिर भी तेरे साथ देखती हूँ कितना चले, अगर चलेगा ठीक है फिर दूसरा बना लूंगी। तो अब ना लगता कि यहाँ प्यार, अब इसको प्यार कैसे कह सकते हैं। सोशल मीडिया लव के लिए आपके पास कोई शायरी है कुछ अच्छी सी? देखो, सोशल मीडिया लव तो यही है भैया। देखो, मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना। ये सोशल मीडिया वाले, लव करने वाले सीने से लगा कर रुलाते बहुत है, याद रखना। क्योंकि ये जब मिलो किसी से तो ज़रा दूर का रिश्ता रखना, बहुत तड़पाते हैं अक्सर सीने से लगाने वाले। यही प्यार है और कुछ ना। सोशल मीडिया पे ब्रेकअप हो जाता है तो पैचअप भी मेरे हिसाब से, अगर लड़के ने आज ही मिला है, आज ही प्यार होकर गायब हुए हैं वो, तो फिर 2 दिन तक वो ब्रेकअप रहेगा, और जैसी फिर भूख लगेगी तीसरे दिन फिर आई लव यू चला जाएगा। तो ये सोशल मीडिया का प्यार है आज की डेट में, और ये एकमात्र सच्चाई है। अब मैं एक चीज पूछता हूँ, जी भाई। सोशल मीडिया पे आप जो वायरल हुए, इसके पीछे कुछ हैक है या सीधा कंटेंट अपलोड करना स्टार्ट किया और Content वीडियोस अपने आप वायरल हो गई? हैक तो आज तक ना समझ पाए हम। अच्छा। हैक है, होता क्या है मुझे तो आज तक ये ना समझ में आया। मैंने मेरे एक दोस्त रहे, कार्तिक शर्मा नाम है उनका, हमने एक वीडियो बनाई कि सबसे पहले वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी, तो मैंने कहा आप उधर से चल के आना और आप पूछना, आप तो वही हो ना जो शायरी करते हो? तो मैं कहूँगा हाँ। तो कहना भाई सुनाओ कुछ अच्छी शायरी। तो मैंने सुना दी कि कोई मुफ्त में भी दे तो मत लेना, कोई मुफ्त में भी दे तो मत लेना, दिल अभी और सस्ते होंगे। तो ये जो वीडियो थी इतनी बूम करी, हमारे पेज पे 7-8 मिलियन गई, और 10-10 मिलियन, 15-15 मिलियन जाने लगे। तो लोगों ने बनाना शुरू कर दिया। फिर मेरी दूसरी वीडियो वायरल हुई कि थोड़ी सी चालाकियां मुझे भी सिखा दे जिंदगी, इस दौर में मासूमियत मुझे महंगी पड़ रही है। ये इतनी हुई कि बहुत प्यार मिला। और एक थी कि जिसने भी दिया एक कतरा भी साथ हमारा, रही जिंदगी तो समंदर लौटाएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे कंटेंट बनते चले गए। फिर मेरा कंटेंट फिर जल्दबाजी का बनने लगा। मैंने कैमरा पकड़ा, कॉलेज में एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन, संदीप मारवा के यहाँ से पास आउट हूँ, 110 नंबर मेरा बैच था। जब एक्टिंग करने लगे तो वहाँ पे सिनेमाटोग्राफर और सब लोग, कॉलेज में सारे यही लोग रहते हैं। तो मैंने कहा भाई ले एक वीडियो बना दे। 1 मिनट में वीडियो बनाई, दूसरे मिनट में अपलोड कर देते थे। और वीडियो को प्यार मिलने लगा, उठने लगे, लोग पसंद करने लगे, मुझे मज़ा आने लगा। और जब अपने काम में आपको मज़ा आता है तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। मुझे देर लग सकती है, रुक नहीं सकता, चलता मैं ऐसे ही रहूंगा, और मुझे कोई गिरा नहीं सकता। बहुत बेहतर। तो इसलिए कोई टेंशन नहीं है। फिर चलते गए। हैक आज तक ना पता चला। इंस्टाग्राम के अलावा तो कहीं डालने भी ना आती है वीडियो। अच्छा, कहीं और अपलोड नहीं करते हो? नहीं, कहीं भी नहीं, बस यूट्यूब पे अब करनी शुरू कर दिया। अब यूट्यूब पे हमने एक चैनल बनाया बलराज सिंह एंटरटेनमेंट के नाम से। आप ही की तरह इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, लेकिन आपका तो ये दिखावे के दांत हैं। खैर, दिखावे के दांत है, खाने के तो कुछ और ही हैं, छोड़ दो। हमारे लिए, मैंने आपको बताया ना, मेरे लिए पॉडकास्ट किस लिए है, हर कोई कहता था यार दुनिया को ज्ञान दे रहे हो, कभी खुद पे भी अप्लाई करके देखो। अब मैंने कैसे बताऊं, मेरे पास टाइम नहीं है। आशीष भाई, ये होता है कि एक तो इस बहाने लोग इंटरेक्ट कर लेते हैं, जिसको हम पसंद करके बुलाते हैं। दुनिया से कैसे सुनता वो मत देखो। जब हम 1 घंटा किसी के साथ बिताते, जैसे 1 घंटा मैंने आपके साथ बिताया है, तो कहीं ना कहीं आप मेरे बारे में जरूर समझोगे कि यार ये इस टाइप का इंसान है या ऐसा है। अब कोई 10 मिनट में आके मेरी बुराई भी कर जाए तो मुझे लगता है कि मेरे दिल की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप तक जरूर पहुंचेंगी, तो फिर वो समझ जाते हैं। मैंने पॉडकास्ट के जरिए बहुत सीखा है कि जिसके साथ भी मैंने अभी तक पॉडकास्ट किया ना, उसके साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। तो यही ये मैंने सच, क्योंकि 2 घंटे क्या होता है, पॉडकास्ट जो 1-2 घंटे का मैं शूट करता हूँ, उसमें बहुत दिल खोल के बातें होती है। उससे पहले जो हम बैठते हैं उसमें दिल खोल के बहुत बातें होती है। पॉडकास्ट के बाद भी आदमी 1-1.5 घंटा मेरे साथ बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं, तो दिल खोल के इतनी बातें होती है ना, समझ आ जाता है ये बंदा बहुत बढ़िया है। जो पॉडकास्ट होने के बाद में जो 2 घंटे बैठता है ना, उसमें ज्यादा खुल के बात होती है। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल खुल चुके होते हैं यहाँ बैठ यहाँ के। खुल चुके होते हैं, और वहाँ फिर मतलब ठीक से बैठ जाता है आदमी, फिर वो हो जाता है रिकॉर्ड, तो फिर आराम से अपना पानी वानी पी लाया आदमी, फिर खाना वाना समोसे खाता है तो हो जाता है। नहीं, बिल्कुल सच बात है। तो अब जैसे सोशल मीडिया पे आप इतने वायरल हुए, आपसे लोग फोटो खिंचवाते होंगे, लोग मिलते होंगे, बहुत मिलते हैं। तो कैसा लगता है, कैसी फीलिंग आती है? प्राइसलेस मोमेंट है वो कमाई हुई चीजें होती हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान उसे पैसे से नहीं खरीद सकता। वो जो आपकी, जब आपके पास कोई आता है, कहता है भैया मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, अपनी फैमिली को शेयर करता हूँ, स्टेटस लगाता हूँ, बहुत सारी बातें बताता है, कोई स्केच देता है बना के,
तो लगता है कि यार सही रास्ते हो और आपने वो कमाया है जो बहुत सारे लोग कमाना चाहते हैं। सारी थकान दूर हो जाती है, एक ऐसी एनर्जी अंदर भर जाती है कि नहीं यार इनके लिए अब कुछ करना है। हालांकि आजकल डाउन चल रही है वो एनर्जी, लेकिन फिर ये सोचते हैं कि नहीं इनके लिए करना ही पड़ेगा। तो वो प्राइसलेस मोमेंट है, उसका कोई तोड़ नहीं है और ये हर किसी की ज़िंदगी में है। अगर आपके पास कोई आ रहा है, आपसे बोल रहा है, इतनी हिम्मत दिखा रहा है, तो आप कमा रहे हो लोगों को। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ, आजकल सोशल मीडिया की हम बात कर रहे हैं तो इसी पे थोड़ी सी आगे बातें और बढ़ाते हैं। आपने क्यों नहीं बांटा कुछ अभी तक? मैंने एक दिन मैं एक बार डिमोटिवेट हुआ, मैंने सोचा यार मैं भी आज 8-10 आईफोन ले ही आता हूँ और बांट के मैं भी फॉलोवर्स और ये गेन कर लूँगा बहुत तगड़े। अब पता चला यार, मैंने सोचा कि यार ये तो गेम उल्टा ही है, इस तरीके से करेंगे यार फिर गलत हो जाएगा, किसी की भावनाओं से क्यों खेलना। फिर मैंने सोची कि नहीं यार फ़ोन नहीं बांटेंगे, अब अपन पैसे बांटेंगे। फिर मैंने पैसे भी मैंने किया यार हम पे तो खुद नहीं बांटने के लिए, हम बांटेंगे कैसे। मैंने कहा रुक जाओ बांटेंगे, लेकिन इसका भी हैक निकाला मेरी टीम मेंबरों ने कि भैया ऐसा करेंगे कि 10-15 हज़ार रुपये खुले करवा लेंगे, 500 रुपये दिए किसी गरीब को, वीडियो बन गई, 500 छिल्ले 100 दे दिए। तो मैंने कहा नहीं यार ये भी तो मैंने कहा नहीं यार ये भी नहीं करेंगे। फिर एक ज़मीर ने नहीं, तो मैंने अभी मेरा सपना है आशीष भाई, मैं ये चाहता हूँ कि मैं बलराज फाउंडेशन पे हम काम कर रहे हैं, मैं बलराज फाउंडेशन बनाऊंगा और उस फाउंडेशन में हम ज़रूरतमंद लोगों की, देखिए हम इतने बड़े नहीं कि हम किसी की ज़िंदगी में कुछ इजाफा कर दें, लेकिन आप किसी की मुस्कुराहट की एक पल की वजह भी अगर बन गए तो आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ा है। आप ये याद रखना, ये सच है। अगर आप किसी की मुस्कुराहट की एक पल की मुस्कुराहट की वजह बन जाते हो तो आप फिर बहुत कुछ कमा के बैठे हो। तो ये चीज़ें हैं। तो बांटने उठने पे बिलीव ना करता मैं बिलीव करता हूँ आशीष भाई मेहनत पर। अगर मेरी मेहनत सच्ची है तो मुकाम तो मिल जाएगा, आप तक पहुँच गए तो आगे भी पहुँचेंगे। अरे बहुत आगे और जाओगे सबसे भाई। बड़ी बात यह आशीष भाई, किसी की अप्रोच के बगैर आपके पास पहुँचे हैं बिल्कुल। तो हमारी जीत है। हमारे लिए मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज़ है और मोटिवेट इंसान को बड़ा आदमी ही नहीं करता, मोटिवेट आपको पड़ी हुई चीज़ भी कर सकती है, बिल्कुल। किसी भी चीज़ का एंगल भी कर सकता है। तो ये चीज़ें रही हैं। कोई नहीं भाई, हमारी दुआएं हैं आपके साथ, हमारे ये प्यार है आपके साथ, आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करोगे। तो अब हम बात करते हैं, आपका पॉडकास्ट चैनल है राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने अभी तक किस किस के पॉडकास्ट लिए हैं? अब हमारे एक मित्र हैं मनीष जैन जी, मनीष जैन जी का हमने सबसे पहले लिया था। उसके बाद प्रद्युमन सूरी जी का लिया है, मनदीप जी का लिया है, शिवानी गुप्ता जी हैं, अरमान मलिक भाई हैं, उनसे भी वो आने वाले थे लेकिन किसी वजह से आ नहीं पाए, कोई कारणवश रहा उनका। और कई सारे लोग हैं जो तरह तरह के लोग हैं, और एक दो लोग और भी हैं जिनके लिए अच्छे अच्छे लोगों के लिए हैं, तो आते रहते हैं अपने दिल की बात। पॉडकास्ट एक वार्तालाप है, लंबी वार्तालाप। आप उस वार्तालाप से सीखते हैं। अगर आपके पास सही चीज़ें देखने का समय है तो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि सक्सेसफुल जो हुआ है या जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं वो आपको कुछ सिखाता है और उससे आप अच्छा कुछ ना कुछ ज़रूर सीखते हैं। पॉडकास्ट देखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और जो ये मैं आपको बता दूं गारंटेड, जो कंटेंट सारे देखो, लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप सीखते हो या फिर बिगड़ते हो या फिर कुछ और करते हो। वो सिर्फ आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, किसी और के नहीं। ये चीज़ें रही हैं। समझिए। तो पॉडकास्ट का फ्यूचर क्या सोचा है आपने, कि इसी को आगे और लंबे टाइम कंटिन्यू रखोगे या आप इसमें और चेंजेस लाओगे? क्योंकि गेस्ट वाले पॉडकास्ट आने वाले टाइम में ज़्यादा चलेंगे नहीं, मैं आपको फ्यूचर बता देता हूँ पहले। कौन से नहीं चलेंगे? जो गेस्ट वाले पॉडकास्ट है इनका फ्यूचर ज़्यादा लंबा नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि आप कितने गेस्ट बुला लोगे। और अभी रिसेंटली आप देख रहे होगे हर किसी का एक पॉडकास्ट चैनल खुलता जा रहा है, खुलते जा रहा है। बिल्कुल, ये ट्रेंडी हो गया इस समय। हाँ। नहीं, अपने पास बहुत तरीके हैं। अपन पॉडकास्ट करना बंद कर देंगे? नहीं, बंद क्यों करना है? मैं बताता हूँ ना, पॉडकास्ट करना बंद कर देंगे क्योंकि दुनिया के खुल रहे हैं। तो ऐसा करेंगे, हम सबसे अपोजिट चलेंगे। हम हर रोज एक अलग तरीके से काम करेंगे। कारण क्या है, मेरी जो उड़ान है ना, वो ये पॉडकास्ट या कोई चैनल या कोई चीज़ डिसाइड नहीं कर सकती। मेरी जो उड़ान है, मैं ये सोचता हूँ कि सपने बदलते रहते हैं। जो चीज़ पा ली जाए फिर वो सपना नहीं रहता, फिर उसको आगे वो कहते हैं चांद को अगर पा लिया जाए तो फिर चांद कहाँ रहता है।
ऐसी सपनों की कहानी है। अगर सपनों को अगर पूरा कर लिया जाए तो फिर सपना सपना कहाँ रहता है। मेरा तो एक मोबाइल लेने का सपना था, मैंने सपना पूरा हो गया। फिर मेरा गाड़ी लेने का सपना पूरा हो गया। फिर मेरा एक अपना ऑफिस का सपना पूरा हो गया। तो भूख बढ़ती जा रही है। सफलता क्या है जिंदगी में? लोगों ने एक अलग ही थीम बनाई हुई है, पैसा हो, गाड़ी हो, धन दौलत हो तो हम सफल होंगे, तो हम खुश होंगे। नहीं, मेरी सफलता मेरी खुशी है। मैं खुश हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी भी सफलता की ज़रूरत है। और पॉडकास्ट के फ्यूचर की मैं बता देता हूँ, मुझे करनी है एक्टिंग लाइफ में। तो ये जो है ना, एक वर्कशॉप है। पॉडकास्ट मेरे लिए एक वर्कशॉप है। मैं जब तरह तरह के लोगों से मिलता हूँ तो मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है। और मुझे सीखना बहुत पसंद है लोगों से, और मुझे कोई भी सिखा सकता है। जिनसे मैं सीखना पसंद करता हूँ वो मुझे बस उन चीज़ों को पकड़ लेता हूँ और सीखता हूँ। मेरी वर्कशॉप कंप्लीट हो जाएगी। अपन थिएटर कर रहे हैं, श्री राम में मैंने अभी ज्वाइन किया है। थिएटर करेंगे, आगे चल के और प्लेटफॉर्म मिलेंगे। कोई एज डिसाइड नहीं है कि मैं इस एज तक मेहनत करूंगा या इतने सालों तक मेहनत करूंगा। मैं तो तब तक मेहनत करूंगा जब तक मेरा मन करेगा। जिस दिन लगेगा नहीं, सीधा भैया 5 गांव के प्रधान अपने गांव में जाकर रहेंगे और चने बोया करेंगे, चावल बोया करेंगे, खाएंगे आराम से। दिक्कत क्या है? टेंशन फ्री है, कोई वो टेंशन वाली बात नहीं है। नहीं, आप बहुत जल्दी बहुत बड़े बनोगे, क्योंकि इंसान का चार्म उसके चेहरे पे दिखता है, और आपका चेहरा जो चमकता है, आपकी हंसी जो निकलती है, वो अलग ही चीज़ बयां करती है। मुस्कुराना आदत है साहब, हम उदासी गले नहीं लगाते। अरे वाह, यही अदा देख के तो मैंने इनवाइट किया था आपको। मैंने कहा यार, एक ऐसे बंदे से मिलना चाहता हूँ मैं, और मिलने का सबसे अच्छा जरिया ये है कि जो मैं पर्सनली वार्तालाप करूँ, पर्सनली क्यों करूँ, मैं जनता को दिखाऊं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है कुछ सीख ले लोग, वो लोग भी सीख ले, मैं भी हमें सीखूंगा। सिखा दे, या कमेंट बॉक्स में हमें भी हमारी कमियां बता दे। भाई कोई भी देखो, इंसान परिपूर्ण नहीं है। इंसान गलतियों का पुतला इसीलिए कहा जाता है कि अगर कोई गलती होती है तो बताई जाए ताकि वो ना दोहराई जाए। यही चीजें हैं। आपके लिए एक सवाल है मेरी टीम की तरफ से। जी अगर आपको अच्छा लगे तो आप जवाब दीजिएगा, ना लगे तो आप ना दीजिएगा, कोई बिल्कुल। समस्या नहीं नहीं, आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपने एक पॉडकास्ट में बताया कि आपने कभी अपनी माँ की फोटो नहीं देखी, तो इसके पीछे क्या रीजन है? माँ की फोटो नहीं देखी, इसके पीछे कोई रीजन नहीं है। रीजन यही है कि जब पैदा हुए मम्मी खत्म हो गई, और बचपन उस समय जब मम्मी खत्म हुई 30 साल पहले, तो फोटोग्राफी का कोई इतना ज़्यादा स्कोप था नहीं, ना फ़ोन थे ना कुछ था। और जब कोई फ़ोटो होता भी था ब्लैक एंड वाइट और रील वाला, तो क्या होता था कि वो घर जल गया था नॉर्मली। तो वो होने के बाद में क्या हुआ, जब घर जला तो फोटो तो गायब हो गई। पिताजी की लव मैरिज थी, उन्होंने उस समय पे प्यार करके शादी करी थी। इंटरकास्ट लव मैरिज थी। मम्मी श्रीवास्तव थी, और मामा लोगों को कुछ पता ही नहीं कहाँ है क्या है, कुछ मैटर ही नहीं पता। तो उनके पास भी नहीं थी, क्योंकि अब लड़की ने लव मैरिज करी तो लोग, पहले के लोग जो है बड़े स्वाभिमानी होते थे। तो जब लड़की अपनी मर्जी से करती थी तो वो उसकी फोटो भी सब फेंक दिया करते थे कि जाओ, वही हीरा बेटे निकाल देते थे घर से। तो ऐसे मामला था। अब कई सालों तक मैं अपने मामाओं से 25 साल के बाद मिला। 25 साल के बाद कि मेरे मामा भी हैं। लोग हमें अजीब तरीके से ताना ही मारते थे। तो ना देखने का कारण सिर्फ ये रहा क्योंकि देख नहीं पाया। अब फोटो भी नहीं देखी। देखो, सपने में भी वही लोग आते हैं जिनको हमने देखा होता है। अब सपने में हम जिनको ना देखा हो वो सपने में कैसे आ सकते हैं? इसलिए मैं भूत प्रेतों पे विश्वास नहीं करता। अगर मेरे सपने में मेरी माँ आई होती तो मैं भूत प्रेत पे विश्वास करता। जो चीज़ मैंने देखी नहीं उस पर मैं कैसे विश्वास करूं? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो मैंने उनके लिए एक लिखा भी था मैंने अपनी मम्मा के लिए कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज़ दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे खुदा, ले ले मेरी जान ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। मैं तो उनकी एक अलग कहानी है। और ऊपर वाला, मुझे उनसे मेरा कोई ज़्यादा लेना देना है नहीं। ना मैं इतना ज़्यादा इंटरेक्ट करता, ना मैं मंदिर जाता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कर्मा पे, इज्जत करता हूँ सभी धर्मों की, भगवान की और अल्लाह की, गॉड की, सबकी करता हूँ। क्योंकि रिस्पेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मानता मैं किसी को भी नहीं हूँ। मानता मैं सिर्फ कर्म को, अपने कर्मा को। अब इसका आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं कहता हूँ, हे भगवान प्लीज़ ये फ़ोन मेरे कान पे लगा दे, और मैंने सालों साल ये बात कहूँगा, चलो मैं अगर हैं तो भगवान जी मेरे फ़ोन को कान पे लगा दो, भगवान जी मेरे कान को।
शायद 1 साल 1.5 साल आप बोलोगे तो शायद कोई करिश्मा हो जाए और आप उठा के मेरे ये कान पे लगा दो और उठ के उसने तो लगा दिया। माध्यम माध्यम बनाएगा फिर भी वो डायरेक्ट वो कभी कुछ नहीं करता, वो माध्यम बनाता है अगर है तो। अब ये तो भगवान जी की बात थी कि हमने उनसे मांगा और हो गया। अब मैं अपना कर्म करता हूँ, तो मैंने जो किया मेरे को तुरंत मिला बिना लालच के। आजकल लोग दिखावटी हो गए, मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं मंगल का व्रत रखते हैं बहुत लोग। मैं भी रखता हूँ। हाँ, आप सुनो तो मंगल का व्रत कैसे रखते हैं। रात को 11:58 तक वो चिकन खाते हैं, ठीक है। नहीं, मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं हूँ, मेरे पे नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात बता रहा हूँ। कल मंगल है, आज मंडे का दिन है, आज बना है चिकन, ठीक है। लोगों ने चिकन रात 11:58 2 मिनट बचे हैं, कच 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 व्रत, मंगल का व्रत। ये कैसा व्रत है? पेट में तो है। ये कैसा व्रत है? मैं कह रहा हूँ 1 दिन का खाना 7 दिन तक हमारे शरीर के अंदर रिसाइकल होता है, 7 दिन तक लगातार। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं? और व्रत रखने की लोगों ने अलग ही एक डेफिनेशन बनाई है कि भगवान के लिए रखा है, भगवान के लिए रखा। अरे आप कौन होते हैं भगवान के लिए व्रत रखने वाले भाई साहब? हैं? इसका साइंटिफिक रीजन सिर्फ मैं तो ये मानता था कि भूखा इसलिए रहा जाता था हफ्ते भर में, महीने में 1 आध बार, ताकि आपके ऑर्गन्स को जो है रिलीफ मिले। जो उस दिन का बचा हुआ खाना है वो किसी गरीब आदमी को आप जाके दान करें, ताकि जो आपने एक दिन खाना नहीं खाया है वो किसी जरूरतमंद का पेट भर सकें और आपके ऑर्गन्स को बेनिफिट मिले। अब लोगों ने इसे आस्था से जोड़ दिया। अब आस्था से जुड़ा है, देखो मैं किसी की भी आस्था के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सबकी अपनी आस्था है, सबके अपने रिलीजन है, सबकी अपनी चीजें हैं, लेकिन मेरा धर्म, मेरी चीजें, बलराज सिंह का धर्म इंसानियत है और सबसे बड़ी बात है कर्मा मेरे लिए सब कुछ है। तो ये मैं मानता हूँ। अब ऊपर वाले की बात, जब उसने वो बोलता अगर वो है सब कुछ, मैं आज आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ उसकी फितरत कभी किसी को कुछ देना नहीं है। लोग किस भ्रम में पता नहीं, वो सिर्फ लेता है, वो सिर्फ लेता है, वो देता किसी को कुछ भी नहीं है। ये तो लोगों ने एक अलग ही, और सब उसका दिया हुआ है। अरे कैसे, उसने क्या दिया है? वो सिर्फ लेता है, कभी किसी को उसने नहीं दिया। अगर ऐसा है तो दे के दिखाए, दे, जो चीज हमसे ली है वो दे के, सब ले ले मेरा, चल बदले में मैं ये भी कहता हूँ सब कुछ ले ले, दे दे, एक फोटो दे दे, एक बार दिखा दे, एक चीज कर दे, दे दे। लेकिन ना वो दे सकता है और ना मैं मान सकता हूँ। अब वो जिंदगी की चाहे हर खुशी दे दे, मैं ना मानता हूँ किसी चीज़ों को। तो ये मेरा अपना है और ये किसी को भी ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोला, ये मेरी अपनी भड़ास है और वो हमेशा। हर किसी के एक अपने विचार होते हैं और सबको हमारे इस देश में अपने विचार रखने की पूरी अनुमति है और ये हमारा डेमोक्रेसी है और संविधान के रूप से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दोस्ती क्या है आपके मायनों में आशीष भाई? मेरे मायने में दोस्ती कुछ साल पहले तक भगवान बराबर थी, अब कुछ भी नहीं है। अगर सच्चा दोस्त मिल जाए। मैंने दोस्तियों के रूप बदलते हुए देखे साहब। हाँ, कुछ सालों में मैंने जिनको जिगरी यार माना था ना, उन्होंने सबसे बड़े धोखे दिए। देखेगा वीडियो आज तो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बात ही नहीं होती मेरी। ना मैं एक बात कह रहा हूँ, जलने वालों को तो रूह तक जला देनी चाहिए थी, है ना। कैरी मिनाटी ने जो लाइन कही है ना, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, जलने वालों की तो रूह भी जलानी है। इनको क्या पता मैंने करी कितनी मेहनत, सारी बातों से था मैं कितना सहमत। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिंदगी में, बहुत कुछ खोया है, शायद कोई भी नहीं समझ सकता दुनिया के अंदर। दुख मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, मुझसे कम हो सकते हैं, लेकिन मेरे जैसे नहीं हो सकते। बहुत बेहतर। मुझसे ज़्यादा हो सकते हैं, मुझसे कम हो सकते हैं, मेरे जैसे नहीं हो सकते। ये हकीकत है और हकीकत सिर्फ यही है। मैं जब भी मरूंगा हंसते हुए मरूंगा, क्योंकि रोज जीते जी अपना दिल बहुत दुखाया है। अब नहीं दुखाना, अब तो बस टेंशन फ्री रहो, जिम्मेदारियां निभाओ और मस्त रहो लाइफ में। आपने देखा होगा जानी, वो भी एक शायर ही है जो गाने लिखता है। तो आपको नहीं लगता कि कभी आप भी एक दिन गाने लिखोगे? और मैंने लिखे हैं बहुत सारे गाने। अच्छा। और मैं जिस दिन, बहुत बढ़िया लोग हैं जानी बी प्राग जी, इनके बारे में अब इस समय उन्हें स्वाद पता है लोगों का, उन्हें टेस्ट पता है लोगों का, बहुत अच्छा लिखते भी, लिखाई भी, गायकी भी। और जानी भाई की तो बात, बोलने का तरीका अलग है। मैंने उनके तो स्टाइल में लिखा, सितम ढाए गए मुझ पर इस कदर की रूह से आवाज़ ना निकली, सितम ढाए गए मुझ पर इस कदर की रूह से आवाज़ ना निकली, गर आवाज़ ऊपर पहुंच गई होती तो ना तो घर की रहती ना घाट की पगली, ना घर की ना घाट की पगली।
लिखो अगर खुदा को मैं तेरी धोखेबाजियां, तो तेरे लिए ऊपर की दहलीज बंद कर देगा। आगे का गाना बता दूंगा तो पूरी कॉम्पोजिशन समझ जाएंगे लोग। नहीं नहीं, और लिखा था, एक गाना ही लिखा था, बहुत अच्छा गाना था कि झूठे ही थे ना सारे वादे सारी कस्में जो भी तूने खाई हैं, अब तेरी सांसों में भी आंखों में भी बेवफाई है, जाने की तू जालिम ऐसी हर जाई है, आंखों में आंखें डाले देती धोखा रब्बा बेदुआई है, ऐ रात ठहर जा कल सुबह का ये वादा किसी से कराई है, देने ये वापस मेरी मोहब्बत दिल मेरा तोड़ने आई है, ऐ रात ठहर जा कल सुबह का ये वादा किसी से कराई है। बहुत बेहतरीन। अब ये लड़का उसको देख रहा है, स्टोरी ये है कि वो धोखा दे रही है और रात से बोल रहा है कि तू रुक जा, निकल मत, ये फिर कल जाएगी मुझे धोखा देने कुछ बहाना करके। तो उस लड़की से कह रहा है कि तेरे ही खातिर तेरे भरोसे एक आसियां था बनाया, क्या सोचा था मैंने कैसी है तू, पर क्या मैंने तुझको है पाया, जाना तो तय तेरा हो ही गया था, फिर क्यों तू लौट के आई है, ऐ रात ठहर जा कल सुबह का ये वादा किसी से कराई है। मेरी भी एक कन्या दोस्त है, मैं उन्हें बहुत मानता हूँ, बहुत अच्छी शायर है, नायाब। फैन हूं उनका, नायाब नाम है उनका। कश्मीर से कभी नहीं मिले, लेकिन अगर कोई पूछे कि कोई तुम्हारा क्रश है तो मैं बोल दूंगा हाँ भाई ये है, क्योंकि वो बोलती बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। मेरी तो रिसेंटली क्रश बनी थी। मेरे को बताने में कोई समस्या नहीं है, बता सकता हूँ सोशल मीडिया पे। हाँ, अपना एडिट कर लोगे आप। तो अगर गलती से निकल भी गया तो देखो सफाई तुरंत ही जो दे दी आदमी ने, ये ना मुझे बताने में कोई, अरे पहले बता, तुरंत सफाई भी जोड़ दी साथ में। भाई बीवी भी देखती है, समझो भैया, देखना पड़ेगा, ना होगा तो क्लिप हम भेज दें कट करके, स्किप हो गया होगा ना। तो मेरा एक क्रश थी रिसेंटली, आपने को रशियन देखी कोको? कोको, हाँ। हेलो मेरे दोस्त, नमस्ते मेरे दोस्त, मेरी बड़ी प्यारी क्रश थी भाई। लेकिन दिल टूट गया अभी मुझे। अरे कोई बात नहीं, मैंने कुछ देखा उसका, कुछ वायरल हुई इसकी कुछ वीडियोस, उसके बाद मुझे समझ आया कि भैया सूरत से प्यार करना और सीरत को देखने में बहुत फ़र्क होता है। तो आपने बहुत सारे म्यूजिक वीडियोस भी करे हैं जी। क्या क्या किया आपने म्यूजिक वीडियोस में? आपका रोल क्या था? मेरा लीड एक्टर किया है मैंने। मेरा सबसे पहला डेब्यू सॉन्ग था ताबूत। जाने जा तुझे भुला दिया, जा तुझे भुला दिया, तुझे खुद में से खुद को मिटा दिया, जाने जा तुझे भुला दिया। ये गाना किया था मैंने। हमारी पहली मॉडल थी उपमा मैम, और आज भी मेरी उनसे बात होती है। अभी मेरा एक हाले बया गाना रिलीज़ होने वाला है। हमने बहुत सारे गाने हैं। सपना, बड़ा ही खूबसूरत एक सपना था, मेरा भी कोई अपना था, चाहत सवार थी किसी के अंदर जिंदा रहने की, पर वो सिर्फ एक सपना था। तो ये सोबी सरवन हमारे सिंगर साहब थे, उस गाने को लीड किया हमने। ये थाईलैंड में शूट किया था गाना ये। फिर एक चांद गाना था, वो भी हमने थाईलैंड में शूट किया, बहुत अच्छा गाना है। और अभी हाले भैया ईशा शर्मा को आप जानते हैं, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले के साथ, सबके साथ उनके 300 मिलियन गाने जाते हैं। अच्छा। अभी वो पश्मीना सीरियल का नाम आपने सुना होगा, पश्मीना एक सीरियल चल रहा है सोनी पे। अच्छा। उसकी लीड एक्ट्रेस है इस समय वो, उनका नाम है ईशा शर्मा। उनका गाना भी मैंने थाईलैंड में शूट किया था हम लोगों ने, और वो गाना अभी हम रिलीज करने वाले हैं, जिसका टीजर ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और गाना बहुत जल्दी रिलीज करेंगे। तो आप इसे प्रोडक्शन में हो या राइटिंग में हो? आप किस, आपका रोल? मैं लीड हूँ सब। अच्छा, लीड मॉडल, एक्टिंग में मैंने किया है पूरा का पूरा। राइटिंग में अभी तक आपने कोई सॉन्ग नहीं निकाला? राइटिंग में मेरा वो है हाले, वो क्या नाम है, ऐ रात ठहर जा, ऐ रात है, और कई सारे गाने अपने पास अभी पड़े हुए हैं जो लिखे हुए हैं। वो जिस दिन चलना शुरू होगा तो बस, एक बोलते हैं ना, एक कलाकार, एक आर्टिस्ट वो जो सही स्टेज का इंतजार करे। बिल्कुल। शब्दों में फ्री में शब्द खर्च नहीं करना चाहता अपने। जिस दिन करेंगे, पिटारा खोलेंगे, तो वो देखेगा जमाना कि हमने क्या बोला है, क्या लिखा है। अपने आप पे काम कर रहे हैं अभी। जिस दिन मंच गए तो फिर करेंगे कुछ। अच्छा, बिग बॉस में जाने का कभी मन किया? बहुत मन करता है, बिल्कुल। क्यों करता है? क्योंकि हमें पता है हमारी पर्सनैलिटी रियल है। न सिर्फ जाने का सोचा है, जीत के आने का सोचा है। जाना नहीं है, जीत के आना है, और आज नहीं तो कल चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। जाना सही बात है, क्योंकि शायरियों को लोग बड़े पसंद करते हैं, शायर लोगों को लोग बड़ा पसंद करते हैं। मुनावर को इतना पसंद किया, मुनावर को पसंद किया, और एक बार फिर हर किसी के दिल की बात मिलेगी ना हमारे पास, सबका इलाज मिलेगा हमारे पास। बातों में ही बात कर जाओगे, फिर हंस जाओगे तो बात बराबर हो जाती है। कुछ ज्यादा बकवास करिए, कहते हम यूपी के साला ठोक देंगे। नहीं नहीं नहीं, ठोकेंगे नहीं, लेकिन हाँ इलाज करना जानते हैं। इलाज देखो,
अगर गलत करेंगे नहीं तो गलत सहेंगे भी नहीं। और आवाज ऊंची करने में मेरे से ऊंची आवाज ना होगी किसी की भी वहाँ। आवाज अगर ऊंची उठानी तो भैया दूसरा अभिषेक मानना, अगर चिल्लाने की बात करे कोई तो। लेकिन हाँ, वो अनसेंसेबल चिल्लाता था, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, पागल कहीं का। लास्ट में आगे बहुत अच्छा गेम खेला लेकिन अभिषेक ने, उसको बहुत सपोर्ट वो मिल गया ना, दिल टूटे आशिकों का हाँ सपोर्ट गेम हो गया ना उसके साथ। हाँ। और जिस दिन भी अब की बार जब मैं जाऊंगा तो सलमान खान के लेफ्ट साइड में मैं खड़ा होऊंगा। तो पहले ही लेकिन वो पहले से डिसाइड रखते हैं ना लेफ्ट में किसी को खड़ा करना है। हाँ, मुझे लेफ्ट में खड़ा होना भाई साहब। बिग बॉस में ना सिर्फ बिग बॉस में जाना है बल्कि लेफ्ट हैंड में, फाइनल में लेफ्ट हैंड पे ही खड़ा होना है। कहते इस बार जीतेगा भी लेफ्ट हैंड, हर बार लेफ्ट हैंड ही जीतता है अब इतने साल सारे से। जितने भी हैं, चाहे वो ऐसे ऐसे कर ले, वो सिर्फ लेफ्ट हैंड ही उठता है। सलमान का कसम से सिर्फ लेफ्ट हैंड उठता है। बहुत बेहतरीन भाई। अच्छा, आपके अंदर एक बहुत प्यारी कला है, मैंने एक पॉडकास्ट में देखी थी, हमारा एक परम भाई है उसके पॉडकास्ट में देखी। उल्टा कैसे लिख लेते हो भाई? अरे दरअसल ये एक बहुत लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में बताता हूँ। जैसे भीड़ के थॉट्स भीड़ में आते हैं और अकेलेपन के अकेले में आते हैं। आपने देखा अनुराग कश्यप जब कोई मूवी लिखते हैं तो अपने आप को कमरे में महीनों महीनों बंद कर लेते हैं, दाढ़ियाँ इधर उधर से कुछ भी आने लगे, अकेले के थॉट्स लिखते हैं। अब हमारा जैसे भीड़ के थॉट्स हैं वो आएंगे भीड़ में, तो मैं क्लब में जाता हूँ ऑर्डर लेने से पहले ही। गार्डन गैलरी एक जगह है, वहाँ पे सारे क्लब कैफे टाइप के हैं। अब मेरे ऑर्डर से पहले A4 साइज के पेपर और पेन आ जाता है और मैं एयरबड्स लगाता हूँ, म्यूजिक चल रहा होता है लाउड और मैं गाना लगा लेता हूँ, सुनिए नहीं मेरी तेरी कहानी। ये गाना एक राहत फतेह अली खान साहब का, ये और कई सारे गाने मैं लगाता हूँ, लिस्ट लगाता हूँ और सुनता हूँ और मैं सुनते सुनते लिखता रहता हूँ। तो वहाँ की जो भीड़ में नाचते डांस करते लोग कहते हैं यार ये कैसा दिखावा कर रहा है। और जिस भी क्लब में जाता हूँ मैं 1 महीने तक लगातार जाता हूँ, 1 महीने तक वही करना है। तो लोग रिपीट होते हैं कि यार ये तो हर बार यहाँ ऐसे मिलता है, तो लोग कहते हैं दिखावा तो नहीं कर रहा। तो लोग चोरी से ऐसे पढ़ते थे ऐसे 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 ऐसे। मैंने कहा यार ये ओफो, किसी लेखकी उसकी मर्जी के बगैर एक शब्द भी आपने पढ़ लिया तो फिर लिखना बेकार है। मैंने कहा यार इसका क्या किया जाए, तो मैंने ना उल्टा लिखना शुरू कर दिया। लिखवा के देखें अरे बिल्कुल देखो, यार, एक पेपर पेन लेके आओ, मैं भी देखना चाहता हूँ कैसे लिखते हो। तो जब मैंने उल्टा लिखना शुरू कर दिया तो मैं, अब लोग देखते हैं ये क्या लिख रहा है, ऐसे ऐसे कौन सी लैंग्वेज है। तो गौर से देख के कोई एक शब्द पढ़ा तो मैं देख लेता हूँ, तो तुरंत जब देखो फिर कहते भाई आप ये क्या लिख रहे हो। मैंने कहा खामोशी। मैंने क्या लिख रहे हो, खामोशी। मेरा यही एक जवाब था कि क्या लिख रहे हो, खामोशी। मैंने पढ़ लो, मैंने कहा ना, तो फिर चुप हो जाता था अगला आदमी, क्योंकि मैं क्यों पढ़ने, तो मेरी मर्जी है यार, मेरा है। अब कभी कभी मन करता था जैसे, तो मैं कह देता कि चलो पढ़ लो। तो गाइस, ये मैंने पहली बार किसी के बारे में सुना था कि कोई उल्टी हिंदी लिख सकता है, तो मैं हमारे भाई साहब से देखना चाहता हूँ कैसे लिखते हैं ऐसे। भाई साहब। तो गाइस ये देखो देखो ढंग से दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर। तो गाइस आप इसे पढ़ के बताना, जिसने अच्छे से पढ़ दिया ना बस उस पे 10,000 उसी को दे देंगे यार, छोड़ो 1 मिलियन व्यूज होने पे चीटिंग कर लेंगे लोग, उल्टा करके देख लेंगे ना। अरे नहीं, हाँ यार ये बात भी सही कह रहे हो। तो कोई नहीं, एक सिलेक्ट करेंगे हम अपनी मर्जी से। सिलेक्ट मैं ही करूंगा। अब देखो आपको ये पढ़ना है ना आशीष भाई, तो आप इसे आईने के सामने नहीं ऐसे भी पढ़ सकते हो। देखो अच्छा, अरे भाई साहब पीछे की तरफ से पढ़ा जाएगा इसे। मैं आज आशीष जी के पास आया हूँ, बहुत अच्छा लगा और मैं ये दुआ करता हूँ कि हम जब भी मिलेंगे दिल से मिलेंगे, दिल से धन्यवाद। अरे भाई आई लव यू यार। आई लव यू टू। और मेरे को ना ऐसे डायरी पे लिखने की आदत नहीं है ना पेन की, मेरे पास जेल पेन है। अच्छा, A4 साइज के पेपर में जो लिखने का मजा है ना, वो ब्लैंक पेपर होता है, लाइनों की कोई सीमा ही नहीं है, मतलब लिखते जाओ जो मन करे करते जाओ। जब लेखक 50 पन्ने फिजूल लिखता है तब एक पन्ना निकलता है और उस पन्ने को उस 50 पन्ने में से छांटना पड़ता है कि ये पन्ना है। बहुत डिफिकल्ट होता है। तो ये है लेखकी। किसी ने क्या कहा था, अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाओ। मुझे इसमें 2 चीज़ें बहुत अच्छी लगती। एक तो मुझे सीखने का हुनर आया कि मैं सीख रहा हूँ, और फिर मैं लिखते हुए मज़ा आता है मुझे। जब मैं उल्टा लिखता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, और जब मज़ा आता है अपने काम में, जब मज़ा आ रहा है तो फिर एक अलग ही बात है। और मैं लिखूँगा और ज़रूर लिखूँगा, और मैं लिखूँगा उसकी कहानी और पढ़नी होगी उसे, और ख्याल जब भी आएगा उसका कि वो मेरी कुछ थी, नफरत होगी खुद से मुझे। बहुत बेहतरीन भाई, मतलब मजाक नहीं, दिल ऐसा खुश हो गया ना बहुत बहुत बेहतरीन। लेकिन अच्छा, सीखने में टाइम कितना लगा आपको ऐसा?
ये कला। मैंने टाइम कभी नहीं नापा, क्योंकि बस यही था कि जब मैं लिखता था वहां बैठ के तो लोग चोरी से पढ़ते थे, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया ऐसे। अच्छा, ट्राई करते रहे, ट्राई एक दिन करता रहा। आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी होगी, आप इतना अच्छा लिख अरे सकते हो। बहुत तेज, आप मुझे A4 साइज और जेल पेन दे दो तो मैं फट से लिख देता हूँ। ये तो मुझे थोड़ा सा सीमाओं में लिखना पड़ रहा है ना, उस समय सीमाएं नहीं होती, बस खूबसूरती इतनी अच्छी होती। फिर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, डिजाइन शुरू होता है, यहाँ खत्म हो जाता है, मैं ऐसे फिर गोल बना देता हूँ लिखने वाला सिस्टम। मैं कभी सीमा डिसाइड करके नहीं। कहा जाए तो आप एक्चुअल में एक बहुत बड़े कलाकार हो। कलाकार जिसको उल्टा लिखना आता है, कलाकार जो एक अच्छी शायरी कर सकता है, कलाकार जो एक अच्छी एक्टिंग करता है। भाई साहब क्या क्या करोगे जिंदगी में? मुझे इतना पता है, मैं इंसान को उतना ही मिला होता है जितना वो काबिल है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है मेरे अंदर अभी। वो तो सब में जिस दिन वो कमी सुधर गई और अच्छी हो गई और मैं अच्छी जगह पहुंच गया, तो लगेगा कि हाँ अब ठीक है, वो कमी सुधार ली। और कभी कभी हमें पता होता है कि हमारे अंदर ये कमी है, फिर भी हम उस कमी को नहीं छोड़ते, और वो कमी हमें एक दिन खा जाती है। बहुत मौका देती है कमियाँ, और समय रहते कमियां सुधारना बेहतर है। अगर नहीं सुधारोगे तो फिर वो कमियां बड़े से बड़े टैलेंट को खा जाती है। हम क्या चीज़ हैं, तो सुधारना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि 19 फरवरी से मैं थिएटर ज्वाइन कर चुका हूं, और अपने थिएटर पे ध्यान दूंगा, और अपने एक रूटीन पे काम करूंगा, और अपने स्क्रिप्ट पे काम करूंगा। अब जो नसीब में होगा बाकी वो होगा, कर्मा ईमानदारी से करेंगे, ये चीज़ है। बहुत बेहतरीन। अच्छा, आप मृदुल को मिले हो? मृदुल के साथ मैंने एक रील देखी थी आपकी, मृदुल। जय श्री राम वाली जय श्री रील राम देखी वाली, थी। बहुत बढ़िया। तो हमारा मृदुल भाई भी कैसे लगा आपको? मृदुल भाई से मिलके जितने समय भी हमने बात करी है, जैसे भी हम मिले, क्योंकि वो कहते हैं देखो, इंसान पहचानने की कला बहुत कम लोगों में होती है, तो मुझ में है। अगर मेरा दिल नहीं मिलता तो मैं इतनी देर तक बात नहीं करता, और ना फिर मेरे को ऐसा लगता कि मैं अजीब से ही एक फील कर रहा होता और अच्छे से बात नहीं कर पाता। देखो यार, देसी आदमी की ना एक बहुत अच्छी बात होती है, वो जब बैठता है ना कहीं तो दिल से बैठता है, और जब दिल की बात दिल तक पहुंचती है बिना दिमाग में उलझे, तो बात दिल की है, वरना वो दिमाग की बात है। तो दिमाग वाला बंदा है, लेकिन जहाँ रिश्तों में बैठता है वो दिमाग नहीं, दिल से बात करता है। जितना मैंने उसके बारे में जाना है, जितना ही मैंने इंटरेक्ट किया है, एक ही बार मिले हैं, लेकिन चाह रखता हूँ मिलने की। अगर कभी भी मौका मिलेगा जरूर मिलेंगे, फिर से मिलेंगे, बार बार मिलेंगे। बिल्कुल मिलवाएंगे, हर बार मिलवाएंगे, जब फोन करो हम तुम्हारे पास आ जाएंगे। आपके इंस्टा बायो में लिखा हुआ है #ठीक हो, क्या मतलब भाई साहब? हैशटैग 2 लिखे, एक तो हैशटैग मी बलराज और एक है ठीक हो। देखो ठीक हो, बहुत हैशटैग मी बलराज तो मैंने एक हैशटैग भी बना लिया था, जो आज तकरीबन 80,000 लोग उस हैशटैग को यूज कर रहे हैं और मुझे टैग आते हैं। लेकिन ठीक हो बनाने का एक रीजन था, ये सोच समझ के बनाया है। इसका कारण ये था कि हम पर्टिकुलरली हर किसी से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, स्वाभाविक रूप से हम किसी के मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाते। अगर मेरी प्रोफाइल में कोई जाता है तो मेरा फर्ज ये बनता है कि उन्हें जब वो ये पढ़ें ठीक हो, तो वो अपने मन में जो भी उसकी प्रतिक्रिया है, उसको लगता है कि वो ठीक है या नहीं है, वो खुश है या नहीं है, तो वो तुरंत अपने मन में जवाब दे। वो जब पढ़े हैशटैग ठीक हो तो वो अंदर ही कुछ ना कुछ सोचे कि नहीं हूँ, ये है वो है। तो ठीक हो, इसे एक ब्रांड बनाना है। ठीक हो को, ठीक हो ब्रांड, जैसे एलविश भाई का है सिस्टम, राम राम भाई शारन है, अंकित भैया परिया, अंकित भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और जब भी मिलते हैं मैक्स पहलवान जी, सबके अपने अपने हैं। लेकिन ठीक हो सिर्फ इसी वजह से बनाया था कि एक इसका अगर शॉर्ट में है तो ये है कि हाल पूछा गया कि आप ठीक हो, और ठीक हो देसी अटैचमेंट से जुड़ा हुआ शब्द है। हाउ आर यू भी हो सकता था, हैशटैग हाउ आर यू नहीं, ठीक हो। और ठीक मैंने ठीक हो नहीं ऐसे नहीं पढ़ना, ठीक हो ये जो है ना, ये भाव एक अलग लेवल का है। भाषा वो होनी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। भाषा सिर्फ इंटरेक्ट करने का एक जरिया है, और लोग इसे जो है एम्बेरस फील में ले लेते हैं। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप कॉन्फिडेंटली हिंदी में बात करो। अगर सामने वाला आपसे फिर भी इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आपकी भाषा में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि सामने वाला आपसे आपकी भाषा में आके बात करे, है ना। इंग्लिश में बात कर रहा है, आप हिंदी में करो। आपको हिंदी आती, इंग्लिश नहीं आती, तो बोल दो कि भाई मुझसे हिंदी में बात कर सकते हो तो आप करो, नहीं तो मत करो। शर्माओ मत, मतलब एम्बेरस अपने आप को फील मत करो, गिल्ट में मत जाओ, क्योंकि कुछ लोग गिल्ट में चले जाते हैं। मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं बिल्कुल बेहिचक बोल सकता हूँ ये बात, और मेरा जो भारत है वो हिंदुस्तान है, हिंदी हमारे यहाँ की मातृभाषा है, और मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी पहचानता हूँ। देखो इंग्लिश अच्छा होना भाग्य की बात है, लेकिन हिंदी अच्छा होना सौभाग्य की बात है। और हिंदी मुझे नहीं लगता
95% लोग हिंदी गलत बोलते हैं। इंग्लिश तो अच्छी बोल सकते हैं, लेकिन हिंदी 95% लोग भारत के अंदर गलत ही बोलते हैं। प्रॉपर रूप से हिंदी किसी को भी बोलनी नहीं आती। बिल्कुल। कोई जिंदगी बोलता है, कोई शौकीन को शौकीन बोलता है, कोई इज्जत को इज्जत बोलता है जी। पता ही नहीं है लोगों को मात्राएं कहाँ लगती है। फिर को फिर बोलता है। ज्यादातर लोगों का शब्द खराब है, फिर सब फिर बोलते हैं, जबकि कुछ लोग फूल को फूल बोलते हैं। एक गाना है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, लोग बोलते हैं फूल तुम्हें। अरे पागल नहीं भेजना भाई खत में, फूल भेजना है, फूल। लोग फिर हेरा फेरी को आप 10 लोगों से पढ़वा लो ये बात, सब लोग बोलेंगे फिर हेरा फेरी, जबकि फिर हेरा फेरी होता है। न सिर्फ हमारी जिंदगी में ये उतार चढ़ाव आते हैं, लोग ना सिर्फ बोलते हैं बेहतर होता है, लोग बेहतर बोलते हैं कि मैं आज बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ, जबकि बेहतर होता है। तो लोग माइनर सी चीजें नहीं, तो हिंदी अच्छा होना तो ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन आप उसमें परिपूर्ण होने चाहिए। आपके शब्दों में इतना एक भाव होना चाहिए। भाषा एक माध्यम है एक दूसरे को समझने का। इसको बोलते वक्त शर्म नहीं आनी चाहिए। मुझे नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी में बात कर सकते हो ठीक है, अगर जितनी समझ में आएगी इंग्लिश में उतनी कर लूँगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इसका ये कभी भी मतलब नहीं है कि आप पढ़ो मत, इंग्लिश पढ़ो, मॉडरेट बनो, आगे बढ़ो। पढ़ाई लिखाई जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। बिल्कुल। और ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। इसलिए मैं मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कमी नहीं होने दूंगा। अगर जब तक वो चाहेंगे तब तक पढ़ाऊंगा। बहुत बढ़िया बलराज भाई, मेरे को सच में बड़ा अच्छा लगा। ताली पहली बार बजा रहा हूँ मैं अपने पॉडकास्ट में, माँ कसम पहली बार बजाई, आज तक की जनता बता देगी। मेरा तो कुछ बातें बड़ी अच्छी लगी, दिल से निकली, समझ आया आज की ज़रूरी नहीं है किताबें पढ़ के या डिग्री लेके ही एक आदमी नॉलेजेबल होता है। एक आदमी ज़िंदगी को सीख के भी नॉलेजेबल बन सकता है। वो आपको देख के आज मैं सीख गया। तो भाई बहुत अच्छा लगा मेरे को इनसे वार्तालाप करके। हिंदी बोल रहा हूँ मैं ठीक है। तो भाइयों, आपका कोई भी सवाल जवाब हो कमेंट में इनके लिए डाल सकते हो, और इनके इंस्टाग्राम प्रोफाइल फॉलो कर सकते हो, भाई के नीचे डाल दी है मैंने। और मुझे भी जाके प्लीज़ फॉलो कर लेना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बाकी आपका मुझसे कोई सवाल हो आप भाई पूछ सकते साहब, हो। 10,000 रुपये अगर आपको जीतने हैं, और ये आपको गारंटी के साथ 1 मिलियन व्यूज इस वीडियो पे होते ही एक कमेंट का सिलेक्शन होगा, और वो लाइव होगा। और ये वादा है मेरी ईमानदारी से, ये मेरे, चाहे मुझे खुद को, वैसे तो आशीष भाई ने बोल दिया 10,000 दिए जाएंगे, अगर मैं अपने काम से ईमानदार हूं तो ईमानदारी से ऐसे इंसान को दिया जाएगा जो सच में एलिजिबल होगा, जो सच में लायबल होगा। तो भर भर के कमेंट करो, भर भर के प्यार दिखाओ, और 10,000 रुपये जीतो, क्योंकि वो आपके काम आ सकते हैं। बिल्कुल। और मौका मिलेगा साथ में, 10,000 के साथ साथ उनको ऑफिस आने का मौका मिलेगा, साथ में कॉफी पियेंगे, बातें करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और वीडियो भी डाली जाएगी उनकी, ताकि किसी को भी डाउट हो कि 10,000 रुपये हमने किसी अपने आदमी को दिए हैं तो वो भी लोगों को क्लियर हो सके। तो जल्दी से ढेर सारे कमेंट कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को शेयर वायरल कर दो भाई। बहुत बहुत प्यार दिल से। बहुत बढ़िया भाई। राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो भाइयों मिलते जल्दी। थैंक यू।